Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Well dear students, today we are going to discuss the A plus series test 2. MDCAT chemistry है, बहुत interesting test है. So let's move towards the discussion of the test. Well dear students, test आप देख रहे हैं, आपके सामने है. टेस्ट का आगाज करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सामने है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51. स्टेटमेंट है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज बोहर थ्योरी डज नॉट अप्लाई. बट डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा हुआ, आपकी बुक में क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि बोहर्स थ्योरी जो कि हमारे पास रेडियस या एनर्जी को एक्सप्लेन करती है, दैट इज एसोसिएटेड विद द मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. एक ऐसी स्पीशी जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, उसके साथ एसोसिएटेड होती है. इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए देखते हैं क्या आंसर है. अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल ठीक है, उस पर अप्लाई होती है. क्वेश्चन है किस पे नहीं होती. मैं बीटा ऑप्शन देखता हूं, हीलियम +1. हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +1 का मतलब है अब उसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा, इस पे अप्लाई होगी. अगर हम चार्ली ऑप्शन देखते हैं तो H+1, ये मेरा आंसर है. H+1 का मतलब है कि हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था उस पे वो इलेक्ट्रॉन भी छीन लिया गया है, उस पे +1 चार्ज है, लिहाजा उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बोहर्स थ्योरी उस पे अप्लाई नहीं होगी. सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर. अगर मैं डेल्टा के ऑप्शन देखता हूं तो हम लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन देखते हैं, +2 चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन बाकी बच गया, उस पे अप्लाई होगी. सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर. वेरी सिंपल एंड क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 52 स्टूडेंट्स, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. एक टेबल दिया गया है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है. इसमें हमने देखना है कि उस टेबल में कौन सी इंफॉर्मेशन जो इनकरेक्ट है, मिसमैच है. सो टेबल पे देखते हैं. अल्फा ऑप्शन जो आपके सामने है, उसमें कहा गया एटम, वनेडियम, ओके. नंबर ऑफ न्यूक्लियन यानी मैथ नंबर की बात कर रहा है, एटॉमिक मास की बात कर रहा है. न्यूक्लियन नंबर, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों के नंबर की बात करता है. 51 ठीक है. नंबर ऑफ प्रोटॉन 23 कह रहा है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. माय डियर स्टूडेंट्स, आप बेटर जानते हैं कि A माइनस Z, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दिया जाए, न्यूक्लियन नंबर में से प्रोटॉन नंबर माइनस कर दिया जाए. ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं साथ साथ बोल रहा हूं. कोई भी वर्ड यूज करके आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आते हैं, A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. हाँ, अगर मैं अल्फा ऑप्शन देखता हूं तो बिल्कुल ठीक आंसर है. हमने इनकरेक्ट को देखना है. और स्ट्रॉन्शियम के बारे में बताता है, न्यूक्लियन नंबर बता रहा है 84 यानी मास इसका, और नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं यानी एटॉमिक नंबर है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमें बता रहा है, दैट इज 38. तो हमारे पास 46 आंसर आना चाहिए, इसने 45 लिखा हुआ है. ये स्टेटमेंट गलत है, यही मेरा आंसर है. उसने कहा था बताएं कि कौन सा इनकरेक्ट है. सिंपल, A माइनस Z, सिंपल मैथमेटिक्स, यू आर अप्लाइंग दैट. तो मेरे पास 46 आंसर आता है, यहाँ पे 45 लिखा गया है, ये इनकरेक्ट है, बीटा ऑप्शन. अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन देखता हूं तो हमारे पास फास्फोरस 31 एंड देन 15, 16 बिल्कुल ठीक है, और डेल्टा ऑप्शन में क्लोरीन 35 एंड 17, 18 बिल्कुल ठीक है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 52 में जो मेरा आंसर है दैट इज द बीटा ऑप्शन. क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 53 है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. यू नो द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, आप जानते हैं जो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन का सोल्यूशन है, जो हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम में एड्रेस बताते हैं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड द स्पिन क्वांटम नंबर. उन तमाम केमिस्ट्री को ध्यान में रखिएगा. बात कर रहा है वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की. वो कहता है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएं इनके बारे में. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय L, ठीक है. It tells us about the orientation of the atomic orbitals. Well, my dear students, ये wrong है. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर तो सबशेल्स के बारे में बताता है. L की वैल्यू 0 तो S, L की वैल्यू 1 तो P सबशेल, L की वैल्यू 2 तो definitely you're going for the D सबशेल, and 3, 4 definitely you're getting the F सबशेल. यहाँ पे वो बात कर रहा है ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन कौन सा क्वांटम नंबर आपको बताता है? आपको पता है दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. सो बीटा ऑप्शन इनकरेक्ट है, मैं बाकी भी देख लेता हूं. चार्ली ऑप्शन कहता है इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ द सबशेल्स इन अ शेल. बिल्कुल सही है, यही स्टेटमेंट थी. और इट डिटरमिन्स द शेप ऑफ द सबशेल. बिल्कुल ठीक है, स्फेरिकल होता है, देन डंबल शेप एंड ऑल दैट शेप्स आर अवेलेबल. सो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर था इनकरेक्ट ऑप्शन में जो हमने चूज करनी थी, दैट वाज द बीटा ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 54 है डियर स्टूडेंट्स आपके सामने. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सप्लेन why the value of the first ionization of the sulfur is lower than that of the phosphorus. Beautiful question. You know, left to right ionization energy increase करती है due to the increasing nuclear charge. लेकिन वहां पे 2 जगहों पे वेरिएशन आती है, नॉर्मली आती है.
ग्रुप 2A और 3A, ग्रुप 5A और ग्रुप 6A। हम जानते हैं कि 2A की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 3A से ज्यादा होती है। बिल्कुल इसी तरह मैं रिवाइज कर रहा हूं फॉर यू पीपल बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। हमारे पास 5A हाफ फिल्ड सबशेल्स होते हैं ना, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जबकि 6A के अंदर डिसऑर्गेनाइज सिस्टम होता है, हमारे पास इरेगुलरली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना 5A की निस्बत आसान होता है। सो जो ग्रुप 5A है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है 6A से। अब उसने दो एलिमेंट्स बोल दिए हैं, अगर हमें पीरियोडिक टेबल में पता होगा कि कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, देन वी विल बी एबल टू आंसर दैट वेरी सिंपल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 54 में देखता हूं तो वो मुझे कहता है वाई, रीजन पूछ रहा है, तो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। डेल्टा ऑप्शन में कहता है इन फास्फोरस 3p सब शेल इज हाफ फिल्ड। जो मैंने अभी बोला वो हाफ फिल्ड है, वो ज्यादा स्टेबल है। आप जानते हैं ना कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, दैट्स व्हाई नोबल गैसेस हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद हाफ फिल्ड होते हैं एंड देन डेफिनेटली इरेगुलरली फिल्ड। जो ये ट्रेंड आता है उसमें हमें इस चीज का आंसर मिलता है। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 55 है स्टूडेंट्स, इथीन मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा पॉपुलर स्ट्रक्चर, आप उसको ज़हन में रखिएगा। इथीन जिसे हम इथाइलिन भी बोलते हैं, मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन टू कार्बन एटम जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड ओनली बाय। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इथीन में दो कार्बन एटम्स के दरमियान में डबल बॉन्ड पाया जाता है, हिब्रिडाइजेशन sp2 होती है। हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं और एक अनहाइब्रिडाइज pz ऑर्बिटल होता है जो कि साइड वे ओवरलैप से हमारे पास एक पाई बॉन्ड बनाता है। अब उसने सिग्मा बॉन्ड के बारे में पूछा है कि भाई दो कार्बन एटम्स में जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो किन ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनता है। वेरी सिंपल, सो माय आंसर इज द बीटा ऑप्शन, sp2 ओवरलैप। वेरी सिंपल एंड द पॉपुलर क्वेश्चन दैट वाज क्लियर। और अगर हमसे इथीन में वो कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड का पूछता, ये भी पूछ सकता है, तो आप कहते sp2 and s ओवरलैप। एट दैट टाइम अगर कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड की बात करता, बट यहाँ पे कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड की बात की गई है, sp2 ओवरलैप है, ठीक है। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। Which of the following statement is incorrect about the positive rays? You know the positive rays, ठीक है, इसको ज़हन में रखिएगा। डिस्चार्ज ट्यूब की केमिस्ट्री ज़हन में रखिएगा, कैथोड रेस की भी बात कीजिएगा, किनाल रेस की बात कीजिएगा, इनको मैं एनोड रेस नहीं कह रहा, और यही वो कॉन्सेप्ट है जो पूछना चाह रहा है। सुने, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। गुड क्वेश्चन। कहते हैं देयर चार्ज टू मास रेशियो इज लेस देन दैट ऑफ द कैथोड रेस। हमने इनकरेक्ट ऑप्शन देखनी है। अल्फा तो ठीक कह रहा है, सही कह रहा है, क्योंकि मास ज्यादा होता है। बीटा ऑप्शन कहता है देयर चार्ज टू मास रेशियो इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। दिस इज रॉन्ग माय डियर स्टूडेंट्स। अगर कैथोड रेस की बात करें वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ वो इंडिपेंडेंट होते हैं नेचर ऑफ गैस से, बट पॉजिटिव रेस, किनाल रेस जो है, they depend upon the nature of gas. Why? Because any gas can have different size of the gas molecules. उसके न्यूक्लियस में different number of proton हो सकता है, वो nature of gas पे depend करते हैं। इस वजह से उसका mass change होने से उसकी charge to mass ratio भी वेरी करती है। So that depends, that is not independent of। incorrect option उसने पूछी थी, beta option is the incorrect statement, जिसको मैं justify कर रहा हूं, explain कर रहा हूं, आप लोग इसे जानते भी हैं। चार्ली ऑप्शन अगर देखते हैं तो वो कहता है दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल, अंडरस्टूड है। और डेल्टा बी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दे आर मटेरियल इन नेचर। ऑफ कोर्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियाई दे आर मटेरियल इन नेचर। गुड, सो बीटा ऑप्शन वाज माय आंसर, दैट वाज इनकरेक्ट। पेपर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 57, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ द वेस्पर थ्योरी। लिमिटेशन का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रीवियस टेस्ट में भी डिस्कस किया, अपने लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया कि लिमिटेशन से मुराद है कि ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये फिनोमेनन नहीं शो किया जाएगा। बाय वेस्पर थ्योरी देखते हैं, उसने कहा सारी लिमिटेशंस हैं लेकिन एक लिमिटेशन नहीं है। देखते हैं, अल्फा ऑप्शन में कहता है डज नॉट गिव द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। बिल्कुल सही कह रहा है, ये नहीं बताती कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की रीजन, लिमिटेशन है इसकी। कहते हैं कि इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम, ठीक कह रहा है, लिमिटेशन है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यस दिस वाज द लिमिटेशन ऑफ द वेस्पर थ्योरी, बिल्कुल ठीक कह रहा है। डेल्टा में कहता है इट प्रेडिक्ट्स एंड एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। वेल दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वेस्पर थ्योरी, इट एक्सप्लेन्स द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज नॉट द लिमिटेशन, दिस इज द
प्रॉपर्टी ऑफ द वेस्पर थ्योरी। सो डेल्टा मेरे पास लिमिटेशन नहीं है, डेल्टा मेरा आंसर है, इसको अपने जहन में रखना है। रिवाइज कर रहा हूं तमाम कॉन्सेप्ट्स जो कि आपने इस रिलेटेड टॉपिक में डिटेल में पढ़े हुए हैं और आपको अंदाजा हो रहा होगा कि एमडी कैट में किस तरह से इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को यूज किया जाता है। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 उस पे चलते हैं। which of the following has lower bond energy? अच्छा, ये मैंने कुछ वैल्यूज भी आपसे शेयर की हैं, बट एक बात जहन में रखिएगा, बॉन्ड एनर्जी पे बहुत से फिनोमिनन डिपेंड करते हैं, साइज डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनएक्टिविटी डिफरेंस डिपेंड करता है। अब ये होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स दी गई हैं, तो इलेक्ट्रॉनएक्टिविटी डिफरेंस का सिनेरियो तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की रिपल्शन का कॉन्सेप्ट आएगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और साइज उसके कंपैटिबल जितना ज्यादा छोटा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। सो इस कॉन्सेप्ट को भी यूज करते हैं। उसका क्वेश्चन था विच वन ऑफ द वन हैज द लोअर बॉन्ड एनर्जी। साइज किसका सबसे स्मॉलर है और स्मॉलर साइज के साथ साथ कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसकी रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाता है, बॉन्ड वीक होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, इसका आंसर है बीटा ऑप्शन। अगर आपको वैल्यूज एक्सप्लेन की जाए, मैंने पेपर में भी हाईलाइट की आप लोगों के लिए। आप जानते हैं हाइड्रोजन की जो ऑफ कोर्स बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी होती है दैट इज 436 किलो जूल पर मोल। हमारे पास जो सल्फर होता है 266 किलो जूल पर मोल होता है। क्लोरीन की 242 किलो जूल पर मोल होती है और सबसे कम हमारे पास बीटा ऑप्शन है ऑक्सीजन का 146 किलो जूल्स पर मोल। कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फॉर एग्जांपल अगर आप भूल रहे हैं इन वैल्यूज को तो आप उस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉर ईथेन, ethene, इथाइन एंड बेंजीन, ओके, विच वन इज इनकरेक्ट। आप बड़े ध्यान से ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने बड़ी डिटेल में पढ़ी हुई हैं, तमाम चीजें उनको देखते हैं। एक टेबल दिया गया है, आपने बड़ा विजिलेंट होकर इस टेबल को देखना है और उसके मुताबिक आंसर करना है। मैं अल्फा ऑप्शन की तरफ जा रहा हूं। वो कहता है इथेन की बात करता है मॉलिक्यूल, sp3 प्रेडाइजेशन बिल्कुल ठीक कह रहा है। मिक्सिंग 1s and 3p ऑर्बिटल्स बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, अच्छा पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, इथेन की बात कर रहा है, तो ऑफ कोर्स आप जानते हैं एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन के दरमियान में होता है और हर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन से बना रहा है, तो टोटल 7 होते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहा है। पाई बॉन्ड नहीं होता, टेट्राहेड्रल उसकी शेप होती है, 109.5 बॉन्ड एंगल होता है। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको पता होनी चाहिए। अल्फा ठीक है, हमने इनकरेक्ट को चूज करना है। बीटा में कहते हैं इथीन, हाँ sp2 प्रेडाइजेशन अभी बात की थी थोड़ी देर पहले। हमारे पास 1s and 2p ऑर्बिटल्स बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और पूरे मॉलिक्यूल में हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5 होते हैं और एक पाई बॉन्ड होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ट्राइगोनल प्लेनर एंड 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, बीटा भी ठीक ऑप्शन हो गई। चार्ली की बात करते हैं इथाइन, जिसे हम एसिटाइलिन भी बोलते हैं, कॉमन नेम उसका। sp प्रेडाइजेशन ठीक है, 1s 1p बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन इथाइन, माय डियर स्टूडेंट्स, कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं पूरे इथाइन के मॉलिक्यूल में? एक कार्बन दूसरे कार्बन से एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, फिर हर कार्बन अपने साथ एक हाइड्रोजन से एक सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। इसमें 2 लिखा हुआ है। आपको इस सवाल से अंदाजा हुआ होगा कि एमडी कैट में आपको ट्रिक करने के लिए, आपको डॉच करने के लिए किस तरह के क्वेश्चन कर सकता है, आपने बड़े गौर से आंसर करना है। सो मेरे पास जो चार्ली ऑप्शन है, इस एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन की वजह से कि 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं एसिटाइलिन में, गलत है, 3 होते हैं। मैं इसको चूज करता हूं आंसर बिकॉज दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट जिसको मैंने आंसर करना है। सो ये आपके सामने आ गया, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। डेल्टा में अगर देखते हैं sp2 प्रेडाइजेशन है 1 2 बिल्कुल ठीक है। 12 and 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बेंजीन में कोई पाई बॉन्ड नहीं होता, बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डीलोकलाइज होते हैं। डेल्टा ऑप्शन ठीक है। सो मेरे पास जो इनकरेक्ट आंसर है, ऑफ कोर्स जो इनकरेक्ट ऑप्शन है जो कि मेरा राइट आंसर है, दैट इज चार्ली ऑप्शन। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। पेपर आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द कैल्शियम 20? यू बेटर नो वो तमाम रूल्स जो आपने पढ़े थे, हुंड रूल हो, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो, ऑफ प्रिंसिपल हो, स्कूल पब्लिक स्कूल, लाइक ऑल दैट प्रैक्टिसेस, जिसमें वेसर्स रूल को भी हम कंसीडर करते हैं, N+L रूल को भी कंसीडर करते हैं, वो तमाम कॉन्फिगरेशन जो कि आपके इस टॉपिक में डिटेल में आपको लेक्चर में भी एक्सप्लेन की गई है, उसको यूज करना है। अब मैं उस कॉन्फिगरेशन को देखता हूं, उसने गिवन कॉन्फिगरेशन 20 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की क्या दी है,
मैं आंसर चूज करता हूं। सो वेल माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं देखता हूं इन सब में से तो अल्फा ऑप्शन इज माय वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर आंसर, 1s2 2s2 देन 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2, ठीक है। सो अल्फा इज माय आंसर, कैल्शियम 20। क्वेश्चन नंबर 61, which of the following transition metal ion has the greater number of unpaired electrons? well my dear students, हमने केमिस्ट्री पढ़ी, हमने ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री पढ़ी, उसमें मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि आपको 3D सीरीज याद होनी चाहिए विद योर एटॉमिक नंबर्स, प्लस आप लोगों को वो डीजेनरेसी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, जैसा कि आप क्रोमियम में और ऑर्बिटल स्टेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, कॉपर और क्रोमियम में जहां पे इरेगुलर केमिस्ट्री आती है। फिर आपको जो असल कॉन्सेप्ट है कि हम सबसे पहले अगर किसी नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एस सब शेल में से निकालते हैं, पहले सब शेल एस एम्प्टी होता है, उसके बाद डी से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए और इसके साथ ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल इन करेंगे तो आपके डी सब शेल से पहले 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। गोया आपने अगर ट्रांजिशन मेटल आयंस की केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपको एक बुनियादी कॉन्सेप्ट सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड भी पहले 4s में होंगे यानी ns में होंगे, देन n-1d में जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे तो भी पहले s में से। अब आपको जब 3D सीरीज के तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद होंगे देन यू विल बी एबल कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकें। मैं आपको जस्टिफाई करता हूं, इसमें ऑप्शंस दी गई हैं, उसने पूछा है कि किसके अंदर ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो हम अगर ऑप्शंस में देखते हैं तो क्रोमियम +3 की अगर बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं क्रोमियम की 4s1 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, लेट्स सपोज फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो मेरे पास एक एस में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 2 डी में से निकल जाएंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अगर मैं आयरन +2 की बात करता तो 26 है, यू आर गेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स, और आपके पास जो ऑफ कोर्स जो 26 है तो डेफिनेटली आप एस में से इलेक्ट्रॉन कैंपटी करेंगे, आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे क्योंकि Fe+2 बोला ना आपने, डी सब शेल को आप नहीं छेड़ेंगे। मैंगानीज +2 इज माय आंसर, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, मैंने इसको जस्टिफाई किया। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये 4s मैंने एम्प्टी इसलिए किया कि मैं Mn+2 की बात कर रहा हूं, मैंगानीज +2 की बात कर रहा हूं। 4s2 3d5 25 मैंगानीज, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। जब मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालता हूं +2 तो सबसे पहले मैंने s में से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और ये देखिए s एम्प्टी करने के बाद मेरे पास 1 2 3 4 5 हमारे पास डी सब शेल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आपके सामने प्रेजेंट किए गए, आप इसको देख सकते हैं। इसकी बेसिस के ऊपर मैंने आंसर जो किया दैट इज चार्ली ऑप्शन, क्योंकि इसमें 5 अनपेयर्ड हैं, और मैंने साथ साथ एक्सप्लेन भी कर दिया है। आप इस चीज को बोलने का मकसद ये था, एनर्जी स्पेंड करने का पर्पस ये था कि आप इन तमाम वर्ड्स को रिवाइज करें, फिट इन करें और आंसर करें। जहां तक स्कैंडियम +3 का ताल्लुक है तो ये बिल्कुल एम्प्टी होता है, डेफिनेटली स्कैंडियम 21 होता है, 4s2 3d1 होता है, +3 का मतलब है आपने s भी खाली कर दिया और d में से भी एक इलेक्ट्रॉन था उसको रिमूव कर दिया, तो वो सारे एम्प्टी हो गए। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चार्ली ऑप्शन में मैंगनीज में आपके सामने प्रेजेंट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 62, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप। इस सवाल को आंसर करने से पहले मैं आपकी रिवीजन कराऊंगा बिकॉज दिस इज एमडी कैट और ये हमारे पास टेस्ट सेशन चल रहा है जिसमें हमने फोकस करना है तमाम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। सादा सी बात थी, वो तमाम मॉलिक्यूल्स जिनमें या तो कोई एक भी लॉन पेयर आ जाए या जो अटैच्ड एटम्स हैं वो डिफरेंट हो जाएं, वो अपनी रेगुलर ज्योमेट्री से डिस्टर्ब हो जाते हैं, हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि लॉन पेयर की बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन जो ज्यादा हो जाती है, ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है। हम NH3 की बात कर चुके हैं, H2O की बात कर चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई डिफरेंट एटम पेयर में आ जाए जैसे CHCl3, अगर CCl4 की बात करें तो कार्बन के साथ CCl4 Cl4 चारों क्लोरीन एटम लगे हुए हैं, परफेक्ट ज्योमेट्री होगी। लेकिन अगर एक भी डिफरेंट एटम आ जाएगा तो उसकी रिपल्शन का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। सो इस तमाम कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अब हम आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, जिसको मैंने बोला कि मेरे पास ये जो क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल है इसमें सेंट्रल कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। 3 बॉन्ड वो क्लोरीन के साथ बना रहा है और एक डिफरेंट हाइड्रोजन एटम के साथ बना रहा है और ज्योमेट्री
इम्बैलेंस हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, ऑफ कोर्स परफेक्ट नहीं रहेगी। वही कॉन्सेप्ट उसकी रिवीजन। अगर बाकियों को देखते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने बोला वो सबकी ज्योमेट्री बिल्कुल परफेक्ट है, BF3 की, SO3 की एंड C2H4 की। सो इसमें अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, जो कि डिस्टर्ब ज्योमेट्री है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज स्मॉलर बॉन्ड लेंथ। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, पहला कॉन्सेप्ट तो ये हमारे पास बॉन्ड लेंथ साइज ऑफ एटम पे भी डिपेंड करती है, और दूसरी बात जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे दो एटम्स के दरमियान में, वो बॉन्ड लेंथ उतनी डिक्रीज होती जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दो न्यूक्लियर के दरमियान सप्रेस होता जाता है, एटम के जो दो डिफरेंट एटम्स हैं उनके न्यूक्लियर करीब आते जाते हैं। ठीक है। अब ये अगर मैं अल्फा ऑप्शन देखता हूं, डबल बॉन्ड, देन बीटा, सिंगल बॉन्ड एंड देन चार्ली ट्रिपल बॉन्ड, तो मेरे ज़हन में सबसे जो स्मॉलर बॉन्ड लेंथ, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानते भी है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, या 120 पिकोमीटर होती है। अच्छा, कंफ्यूजन कहां पे जनरेट हो रही है? चार्ली और डेल्टा ऑप्शन में। आप कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड चार्ली ऑप्शन में भी है और ट्रिपल बॉन्ड डेल्टा ऑप्शन में भी है, अब किसको चूज करें? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखें कार्बन 4a देन 5 है नाइट्रोजन, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, नाइट्रोजन एटम का साइज कार्बन से स्मॉलर है। ठीक है, सो ये दो स्मॉलर एटम के दरमियान जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो डेफिनेटली दो लार्जर एटम्स के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड होगा उसकी निस्बत छोटा बॉन्ड होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी, 110 पिकोमीटर होती है या 1.10 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, तो इसको ज़हन में रखिएगा, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, all of the following are the correct statements regarding the difference between the polar and the non-polar covalent bond। अच्छा, वो कहता है तमाम करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं सिवाय एक्सेप्ट, जो इनकरेक्ट है उसको चूज करते हैं। देखते हैं, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन टेबल बना हुआ है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा है। अब देखते हैं, कहते हैं इट एग्जिस्ट बिटवीन द टू सिमिलर एटम्स और दोज हैविंग नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है, डेफिनेशन बोली। It exists between the two dissimilar atoms or those having the appreciable electronegativity difference but less than 1.7। हम जानते हैं ना 0.5 से लेके 1.7 तक का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड बट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? सो अल्फा ठीक है। हमने इनकरेक्ट देखनी थी एक्सेप्ट की ऑप्शन, इट इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये गलत है। जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस होगा, उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर आंसर कि जितनी ज्यादा पोलैरिटी होती है हम जानते हैं बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये जो बीटा ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, ये गलत बात कर रहा है, ये उसने इंटर कन्वर्ट कर दिया स्टेटमेंट। सो दिस इज माय आंसर। मैं बाकी स्टेटमेंट्स भी पढ़ देता हूं। इट्स डायपोल मोमेंट इज 0। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं ना। ऑफ कोर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन पोलर बॉन्ड, ऑफ कोर्स इन जनरल, ठीक है, उसकी 0 नहीं होती। और डेल्टा में इट इज लेस रिएक्टिव, इट इज मोर रिएक्टिव। ऑफ कोर्स जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, जितनी ज्यादा पोलैरिटी का डिफरेंस होगा, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। ये सारी बातें ठीक है, बस बीटा ऑप्शन गलत है जो कि मेरा आंसर था, जिसको मैंने चूज करना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, the fact that the two electron in an atomic orbital must have opposite spin is deduced from the Pauli exclusion principle. No two electrons can have the same set of the four quantum numbers. Pauli exclusion principle वो कहता है n मुमकिन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो, n मुमकिन है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सेम हो, n मुमकिन है कि आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी ठीक हो, यानी एक ही ऑर्बिटल की बात कर रहा है। हाँ, लेकिन उस एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, उनका स्पिन एक का क्लॉकवाइज होगा, एक का एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। दैट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड इन द मॉडिफाइड गैस डिस्चार्ज ट्यूब। कैसे प्रोड्यूस होती हैं? वेरी सिंपल, रिवीजन कर रहे हैं, आंसर करते हैं। फ्रॉम एनोड इलेक्ट्रोड, ऐसा तो नहीं होता, हम इसलिए तो इसको एनोड रेज नहीं कहते, पॉजिटिव रेज को किनार रेज बोलते हैं। पॉजिटिव रेज को एनोड रेज कहेंगे तो गलत हो जाएगा। अल्फा इज नॉट माय आंसर। फ्रॉम द कैथोड इलेक्ट्रोड, नहीं, वहां से तो कैथोड रेज जनरेट होती हैं। By the bombardment of the cathode rays on the gas molecules in the discharge tube under the lower pressure. Clear है? So Charlie is my answer.
वेल डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 66, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड इन द मॉडिफाइड गैस डिस्चार्ज ट्यूब। आप लोग जानते हैं कि पॉजिटिव रेज कैसे जनरेट होती हैं, जब हमारे पास जो ट्रैप गैस होती है उसके ऊपर कैथोड रेज की बम्बार्डमेंट होती है, देन इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे एंड द पॉजिटिव न्यूक्लियाई मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव कैथोड। सो अल्फा ऑप्शन में कहता है फ्रॉम एनोड, बिल्कुल गलत। बीटा ऑप्शन में कहता है फ्रॉम कैथोड इलेक्ट्रोड, नहीं, वहां से तो कैथोड रेज जनरेट होती हैं। So Charlie option is my answer, by the bombardment of the cathode rays on the gas molecules. Clear है? So my dear students, very simple and clear, Charlie option मेरा आंसर है। Next question, question number 67 है, पेपर आपके सामने है। All of the following pair of the species form coordinate covalent bond except, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर करना है। मैं तमाम ऑप्शंस को जस्टिफाई करूंगा। अगर मैं अल्फा ऑप्शन देखूं तो हम जानते हैं कि HCl और एमोनिया NH3, नाइट्रोजन के पास ऑफ कोर्स एक लॉन पेयर मौजूद है, इट हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। उसने कहा कि तमाम पेयर्स कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं सिवाय यानी एक्सेप्ट। सो अल्फा तो बनाता है। बीटा ऑप्शन देखते हैं, H पॉजिटिव आयन है, वो वाटर की ऑक्सीजन से लॉन पेयर एक्सेप्ट करके H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनाता है, जो कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, लॉन पेयर डोनेशन होती है ना ऑक्सीजन से, तो बीटा भी आंसर है। बीटा ऑप्शन है कि जो ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। उसका क्वेश्चन था कि जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। अगर मैं चार्ली ऑप्शन देखता हूं तो आपके सामने है एसिटिक एसिड एंड H2O। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी मैंने बीटा ऑप्शन एक्सप्लेन की, एसिटिक एसिड H पॉजिटिव आयन को जनरेट करेगा एंड दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय द ऑक्सीजन ऑफ द वाटर बाय द डोनेशन ऑफ एन लॉन पेयर, यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। क्लोरोफॉर्म में और एसीटोन में कतन कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, जिसे हम सेमी पोलर बॉन्ड भी कहते हैं, बने। सो डेल्टा ऑप्शन में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता, बाकी तमाम ऑप्शंस में बनता है। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, जिसमें नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 68, Which of the following element has greater electron affinity? The popular question. इसे मैंने रिवाइज किया आप लोगों के सामने। अगर मैं आंसर की बात करूं तो उसने पूछा ग्रेटर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, क्लोरीन। माय डियर स्टूडेंट, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, मैंने आपकी ये इंफॉर्मेशन रिवाइज की है। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है। ये देखिए ट्रेंड। माय डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का डेफिनेटली ट्रेंड है, ये एक एटॉमिक प्रॉपर्टी है। ऑफ कोर्स एक एटम में आइसोलेटेड स्टेट में, गैसियस स्टेट में आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो क्लोरीन -349 किलोजूल्स पर मोल एक्सोथर्मिसिटी करता है, ब्रोमीन -325, देन फ्लोरीन, सबसे ज्यादा क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन फ्लोरीन, और सबसे कम आयोडीन होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी अपने जहन में रखिएगा। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हैलोजेंस की बात की जाए तो अभी क्लोरीन की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, फिर ब्रोमीन की है, फिर फ्लोरीन की है, फिर आयोडीन की है। लेकिन एक बड़ा एमडी कैट है, वेरी इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री इन्वॉल्व। अगर वो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी की बात करे और ये ट्रेंड लिखा हुआ हो, तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी तब होती है ना जब बॉन्ड बना हुआ, तो मेरे पास Cl2 आएगा। उस केस में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Br2 आएगा, F2 आएगा, I2 आएगा। एमडी कैट में रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको कह दे कि भाई इस तरह का डिक्रीजिंग ऑर्डर लेट्स सपोज उसने कर दिया आपके सामने, और एक में खाली क्लोरीन एटम, देन ब्रोमीन, देन फ्लोरीन, देन आयोडीन, एटम लिखा है, एटम लिखा है, तो कहेगा कि भाई बताओ हमारे पास ये जो ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को शो करता है कि बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी को। हालांकि हम जानते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, देन फ्लोरीन एंड आयोडीन, यही ट्रेंड है, बट बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी में Cl2, Br2, F2, I2 होगा, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के सिनेरियो में खाली क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन एटम की बात की जाएगी। दैट वाज एन एक्सप्लेनेशन फॉर यू पीपल सो दैट यू कैन आंसर दैट। बहरहाल क्वेश्चन तो बहुत सिंपल और क्लियर है, दैट इज अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 69। My dear students, पेपर आपके सामने है। Species in which the central atom uses sp2 hybrid orbitals in its bonding is, beautiful question। अच्छा सुने, यहां पे मैंने सिंपल आंसर करना है। उसने कहा कि बताओ sp2 हिब्रिडाइजेशन कौन करता है। इसकी जस्टिफिकेशन के लिए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट की जो कि आपके एमडी कैट में बहुत ज्यादा यूजफुल है, उसको सॉल्व किया। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, अंडरस्टैंड दैट।
बट डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि स्टीरिक नंबर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम की हिब्रिडाइजेशन को। कैसे? वॉच दिस। स्टीरिक नंबर किसके बराबर होता है? हमने स्टीरिक नंबर अगर कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जिस एटम के हिब्रिडाइजेशन आप पूछना चाह रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, वो एटम क्या उसके पास कोई लोन पेयर है, कितने लोन पेयर हैं या नहीं है। तो जो लोन पेयर हो उसमें ऐड करें, प्लस अगर उस एटम पे कोई नेगेटिव या ऑफ कोर्स लोन पेयर है सिर्फ नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो आप उसको कंसीडर करेंगे। कितना नेगेटिव चार्ज है? लोन पेयर प्लस नेगेटिव चार्ज। और वो जो एटम है, वो एटम जिसकी हिब्रिडाइजेशन जानना चाहते हैं वो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। वेरी सिंपल। सो इन तीनों चीजों को ऐड करेंगे तो हमारे पास स्टीरिक नंबर आता है। अगर तो आंसर 4 आए इन तीनों को ऐड करने के बाद, हिब्रिडाइजेशन sp3 होती है। अगर 3 आए तो sp2 होती है, 2 हो तो sp होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी रिवीजन की जरूरत क्या है? एमडी कैट में ऐसे बहुत से सवाल पूछे जा सकते हैं, वो कोई भी अननोन मॉलिक्यूल दे दे। तो आफ्टर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल बी वेरी मच एबल एंड कॉन्फिडेंट व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन के पूछें किसी भी एटम की किसी भी मॉलिक्यूल में हिब्रिडाइजेशन, हम आपको आंसर करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन उसने पूछा है जो कि आपके सामने है, उसको मैं रिवाइज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 69 को वो कहता है स्पीशी इन विच द सेंट्रल एटम यूज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं अल्फा ऑप्शन की बात करता हूं तो pH3 है, फास्फोरस के पास एक लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 sp3 हिब्रिडाइजेशन। स्टीरिक नंबर 4 था तो sp3 हिब्रिडाइजेशन है। बीटा ऑप्शन अगर मैं देखता हूं तो CH3, अब कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, कार्बन पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, स्टीरिक नंबर 3 है, sp2 हिब्रिडाइजेशन है। सो माय डियर स्टूडेंट, माय आंसर इज बीटा ऑप्शन। उसने पूछा था कि sp2 हिब्रिडाइजेशन किसमें होगी, तो बीटा ऑप्शन। अगर मैं बाकी ऑप्शन देखता हूं तो जो pH3 का केस है वही चार्ली NH3 का केस है, एंड सिमिलरली वही ग्रुप 5A SBH3। सो माय आंसर इज बीटा ऑप्शन, जो कि आपके सामने क्लियर किया गया है, पेपर आपके सामने है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट वाज। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एज। अच्छा, अभी हमने इसी पेपर में पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। A माइनस जी, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियन नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर। ये लेवल्स के वर्ड्स बोल रहा हूं ना, ये तमाम नाम बार बार बोले जाते हैं क्योंकि एमडी कैट में इन सब की बात की गई है। सो हमने अगर देखते हैं सल्फर में तो 32 माइनस 16 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना। अभी देख लेते हैं किसमें है। सो अगर मैं ऑप्शंस देखता हूं तो माय डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। मेरे पास फास्फोरस में वो हमने 31 में से 15 माइनस करना है। 31 is the nucleon number or the mass number minus the 15 that is atomic number. Answer is 16. तो उसने कहा बताओ कि सल्फर जिसमें उसने बात की है उसके 16 न्यूट्रॉन्स है, तो बताओ किसमें 16 न्यूट्रॉन्स है। डेल्टा ऑप्शन, वेरी सिंपल, दैट इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, if degenerate orbitals are available and more than one electrons are to be placed in them, they should be placed in the separate atomic orbitals with the same spin. किसकी बात कर रहा है? He is talking about the Hund's rule. Hund's rule की बात कर रहा है और उसने यही पूछा है। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 72 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 72 में स्टेट करता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के सिनेरियो के साथ साथ आपके हाइड्रोजन एटम की अवेलेबिलिटी और स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसने पूछा कि कौन सी स्पीशीज है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगी। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल। व्हाई? अमोनियम क्लोराइड। भाई अमोनियम क्लोराइड में क्या हुआ, हमारे पास जो नाइट्रोजन का लॉन पेयर था उसने ऑलरेडी एच पॉजिटिव को दे दिया हुआ है। अब हमारे पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए सेंट्रल एटम के पास एक लॉन पेयर होना चाहिए और फिर कंपैटिबल दूसरे मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। अब नाइट्रोजन अमोनियम क्लोराइड की बात करें, अमोनियम आयन बन चुका है, लॉन पेयर तो है ही नहीं, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। मैं बाकी ऑप्शंस भी देखता हूं। अभी तक अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा, बीटा बनाता है NH3, वेरी पॉपुलर। HNO3 में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यस हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एंड H2SO4 में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ऑफ कोर्स H2SO4 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अल्फा इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। आप पेपर पे देख सकते हैं, मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
दैट इज द क्वेश्चन नंबर 73. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नेगेटिव क्वेश्चंस है. मैं हमेशा से अपने लेक्चर्स में भी और टेस्ट की डिस्कशंस में बताता आया हूं कि जो नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक्सेप्ट या इनकरेक्ट का वर्ड यूज किया जाता है, ये आपको ट्रिक करते हैं. और इसका बेनिफिशियरी पॉइंट क्या है, इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस होते हैं. सो हम देखते हैं. उसने पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएं. डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड द पाई बॉन्ड. दो टेबल है. ऑफ कोर्स सिग्मा बॉन्ड के बारे में अल्फा कहता है इट इज फाउंड बाय द लीनियर ओवरलैप. ठीक कह रहे हैं. हमने इनकरेक्ट को चूज करना है. और पाई बॉन्ड की डेफिनेशन बिल्कुल ठीक कह रहा है कि साइड वाइज ओवरलैप होता है. बीटा में कहते हैं इट हैज द सिमेट्रिकल चार्ज डेंसिटी. इट हैज नो सिमेट्रिकल चार्ज डेंसिटी. वेरी गुड. ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है. आपको पता है अबव एंड बिलो द प्लेन होती है. चार्ली में कहते हैं इट हैज वन लूब ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ठीक है. इट हैज द टू लूब्स ऑफ कोर्स. डेल्टा में देखते हैं इट हैज द रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरेशन. माय डियर स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड होता है. अभी ये तीनों प्रॉपर्टीज पढ़ी. इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दो न्यूक्लियर के दरमियान में ट्रैप होता है और सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन होती है. वो कह रहा है रिस्ट्रिक्टेड है. ये गलत स्टेटमेंट है और यही मेरा आंसर है. उसने कहा था गलत स्टेटमेंट को चूज करना है. पाई बॉन्ड में रिस्ट्रिक्शन होती है फ्री रोटेशन की, सिग्मा में नहीं होती. आपको पता है ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, जिसे कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, वो पाई बॉन्ड में ही होता था, अल्कीन्स में होता था. डेफिनेटली क्योंकि पाई बॉन्ड फ्री रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है. डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74. Which of the following molecules show trigonal planar geometry? देख लेते हैं. एमोनिया. अच्छा, NH3 अगर लोन पेयर होता, अब आपको पता है ना हिब्रिडाइजेशन तो sp3s में ऑफ कोर्स पिरामिडल शेप थी. जब इसने अपना लोन पेयर H पॉजिटिव को दिया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, एमोनियम NH4 बन गया. चारों एटम एक जैसे हैं. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अल्फा की. वो पूछ रहा है ट्राइगोनल किसमें है. बीटा भी टेट्राहेड्रल है. चार्ली इज माई आंसर माई डियर स्टूडेंट्स. वेरी सिंपल. अच्छा, यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं. BF4 लिखा गया है, BF4 माइनस लिखा गया, BF3 नहीं लिखा गया. ध्यान से आंसर करना है. AB4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है तो BF4 में भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी और परफेक्ट टेट्राहेड्रल होगी क्योंकि चारों एटम एक जैसे हैं. चार्ली मेरा आंसर है. सिंपल. सल्फर है और 3 ऑक्सीजन एटम है. ऑफ कोर्स रेगुलर 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री या ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री. वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है. Which one of the following atom is reluctant यानी रुकता है to form a double bond जो नहीं बना था with another identical atom. well identical atom आपस में ठीक है एक जैसे एटम्स. सिलिकॉन इज माय आंसर. सो वेरी पॉपुलर क्वेश्चन. सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड बना के कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क बनाता है. रिलक्टेंट है सिलिकॉन. सिलिकॉन से नहीं कंबाइन करता. सिलिका की बात करते हैं. सिलिकॉन ऑक्सीजन सीन चलता है. ठीक है. अल्फा मेरा आंसर है. ऑक्सीजन O2 सारी बात है डबल बॉन्ड होता है. कार्बन में हमारे पास ऑफ कोर्स इथीन में बन जाता है डबल बॉन्ड. नाइट्रोजन भी बनाता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, पायरिडाज़ोन की बात करते हैं तो सब में डबल बॉन्ड तो हो सकता है. अल्फा इज माय आंसर. वेरी सिंपल एंड क्लियर. जो कि अनक्लियर है. डेफिनेटली सिलिकॉन अपने ही दूसरे सिलिकॉन से डबल बॉन्ड नहीं बनाता. अल्फा इज माय आंसर. क्वेश्चन नंबर 76. वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट टुडे इज. कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच करेक्टली. वंस अगेन नेगेटिव क्वेश्चन. डज नॉट मैच करेक्टली. हमने देखना है. sp3 ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन है, CH4 में है, NH4 प्लस में है. अभी बोला BF4 माइनस में है. अभी बोला है अल्फा ठीक है. हमने डज नॉट मैच की बात. sp2 ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन है, C2H4 इसी में. BF3 की बात कर रहे हैं. सारी बात है ना. ट्रायंगुलर प्लेनर 120 डिग्री बॉन्ड एंगल. ठीक है. वही सिग्मा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया था, ज़हन में रखिएगा. सो बीटा भी ठीक है. चार्ली sp ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन हाँ लीनियर है. AgCl2 HCN हाँ बिल्कुल ठीक है. डेल्टा में कहता है DsP3 ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन SF6. माय डियर स्टूडेंट्स वेरी सिंपल. काउंट करें. DS2P3 टोटल 5 यूनिट्स हैं और मॉलिक्यूल किसकी एग्जांपल दे रहा है? SF6 की. ये तो D2sp3 हिब्रिडाइजेशन की एग्जांपल है. डेल्टा इज द आंसर जो कि रॉन्ग है, जो कि मिसमैच है. क्लियर है.
हमारे पास अगर 6 यूनिट्स अटैच हो सेंट्रल एटम के साथ तो वो D2sp3 होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अगर DsP3 हो तो 5 एटम्स अटैच होंगे सेंट्रल एटम के साथ और डेफिनेटली ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आती है। ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है। जब हमने लेक्चर पढ़ा था तो हमने इन पॉइंट्स पे फोकस किया था और बार बार ये बात की गई थी कि दीज काइंड ऑफ द इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस शैल बी आस्क्ड। आपको पता होना चाहिए। डेल्टा इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 है, कहते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इक्वल। इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इक्वल। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो फाइंड आउट कर सके A माइनस जी। अब इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोर्स अगर मुझे एक एटम के अंदर पाए जाने वाले एटम्स उसके जो इलेक्ट्रॉन्स उनका पता होगा, एटॉमिक नंबर पता होगा तभी आंसर करूंगा। सो देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। BE49 नहीं, इसमें नहीं है, नहीं 1123 नहीं है, इसमें ऑफ कोर्स 11 इलेक्ट्रॉन है और डेफिनेटली उसके अंदर 12 न्यूट्रॉन्स हैं। चार्ली ऑप्शन भी नहीं है, 9 और 19। डेल्टा इज माय आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, और ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग, उसने मुझे उसका मास नंबर 18 बताया। ओके, 18 माइनस 8 आंसर इज 10। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? 10 न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना, ठीक हो गया। O18 में से 10 न्यूट्रॉन्स आ गए। अब 8 क्या नंबर है? प्रोटॉन नंबर या इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, एटॉमिक नंबर। -2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। वेरी सिंपल, 10 न्यूट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। सो डेल्टा इज माय आंसर। वेरी सिंपल एंड क्लियर। इसका सोल्यूशन भी आपके सामने पेपर में प्रेजेंट कर दिया गया। इट्स वेरी इजी एंड हेल्पफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। व्हाट इज द प्रोबेबल वैल्यू ऑफ L इफ द वैल्यू ऑफ N इज 4? कॉमन केमिस्ट्री है, हम जानते हैं एज़म्यूथल क्वांटम नंबर L किसके बराबर होता है? n-1 के। और उसने इस क्वेश्चन में पूछा है कि हमारे पास अगर n की वैल्यू 4 हो तो L की वैल्यू क्या होगी? फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने इसे सॉल्व भी किया व्हाइट बोर्ड पे। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और देखते हैं क्या आंसर है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने है। वेरी सिंपल, जो सारी केमिस्ट्री सिंपलेस्ट केमिस्ट्री एक्सप्लेन की गई है। एज़म्यूथल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर -1। तो n की वैल्यू 4 दी गई है, तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? हमारे पास 0 यानी 1 2 3 हो सकता है। आप 0, आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सुन लें, अगर L की वैल्यू 0 हो तो सबशेल S, 1 हो तो सबशेल P, 2 हो तो सबशेल D, 3 हो तो सबशेल F। तो ये भी केमिस्ट्री याद रखिए, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बहरहाल ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। इसकी पॉसिबिलिटी की बेसिस पे जो मैं आंसर करता हूं कि हमारे पास अगर n की वैल्यू 4 हो, पेपर आपके सामने है, तो L की वैल्यू, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, 0 1 2 3 ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 79 डियर स्टूडेंट्स, अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड मैग्नीशियम which has the smallest size and the highest ionization energy? आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है और लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये सिंपल केमिस्ट्री है। अगर आप एटॉमिक साइज का ट्रेंड भी देखते हैं और हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात भी करते हैं, नोबल गैसेस तो नहीं ना दी गई इसमें, हमारे पास ग्रुप 7 ही है ना एक्सट्रीम राइट पे, तो यू आर गोइंग टू आंसर दैट द चार्ली ऑप्शन, फ्लोरीन, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। All of the following factors increase the strength of metallic bond except metallic bond की strength कैसे increase होती है सिवाय, कुछ information दी है। once again informative question, alpha option पढ़ते हैं, कहते हैं increasing positive charge on the ions in the metal lattice। जी बिल्कुल, metallic strength की strength increase होती है, metallic bond की strength increase होती है। beta option decreasing size of the metal ions in the lattice, ठीक है, स्मॉलर द साइज हायर द lattice एनर्जी, ठीक कह रहे हैं। हमने देखना है फैक्टर जो कि डिक्रीज करता है, जो इंक्रीज नहीं करता स्ट्रेंथ को। तो अल्फा बीटा दोनों सही हैं। चार्ली इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, ऑफ कोर्स जितने ज्यादा मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक कह रहे हैं। डिक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन द आयंस, भाई अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी, बॉन्ड वीक हो जाएगा। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। उसने कहा था वो स्टेटमेंट बताएं कि वो फैक्टर कि जिसकी वजह से मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होती, ठीक है ना, बाकी उसने बताया जो कि इंक्रीज करते हैं। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ग्रेटर बॉन्ड एंगल? ग्रेटर बॉन्ड एंगल, वैल्यूज याद होनी चाहिए, नहीं तो कम से कम बेसिक प्रिंसिपल
तमाम हिब्रिडाइजेशन के बॉन्ड एंगल्स क्लियर होने चाहिए। आंसर करते हैं, सबसे ज्यादा किसमें होगा? अल्फा BF3 है। आपको परफेक्ट ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री दी गई है, 120 डिग्री है। अच्छा, NH3 अमोनिया, आपको पता है इसका 107.5 होता है, 120 ज्यादा, बी अल्फा की ज्यादा, बीटा नहीं है। चार्ली SO2 हमारे पास दो बॉन्ड पेयर्स हैं, एक लोन पेयर है, लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन ज्यादा है। उस रिपल्शन पेयर की वजह, उस इलेक्ट्रॉनिक लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से 120 से बॉन्ड स्क्वीज करके जो बेंट एंगुलर शक्ल है लेस देन 120 होती है SO2 में। सो अभी तक BF3 परफेक्ट 120 पे है, इसकी अभी तक ज्यादा वैल्यू है, और वाटर 104.5। माय आंसर इज अल्फा ऑप्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे मेमोरी के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स का भी पता होना चाहिए सो दैट यू कैन आंसर प्रॉपर्ली। क्लियर है? सो माय डियर स्टूडेंट, अल्फा 120 डिग्री सबसे ज्यादा इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 स्टूडेंट्स, पेपर आपके सामने है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट नॉन पोलर डायपोल मोमेंट, यानी ऑफ कोर्स वो कहता है तमाम नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं सिवाय एक के। अच्छा, डायपोल मोमेंट, किसी भी परफेक्ट ज्योमेट्री की डायपोल मोमेंट जीरो होती है। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें ज्योमेट्री परफेक्ट होती है वो नॉन पोलर होता है। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं। अल्फा CO2 हम जानते हैं नॉन पोलर है, 180 ना कैंसिल हो गया। CH4 परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन नॉन पोलर, ऑफ कोर्स परफेक्ट ज्योमेट्री। CCl4 टेट्राहेड्रल नॉन पोलर। कार्बन मोनोऑक्साइड वेरी पॉपुलर थिंग, इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। आप जानते हैं ऑक्सीजन पे हमारे पास ऑफ कोर्स चार्ज होता है, कार्बन पे भी चार्ज होता है, सो डेल्टा ऑप्शन पोलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 स्टूडेंट्स, द आइसोटोप कोबाल्ट 60, अच्छा 60 N27 is used to destroy the cancer cell in the human body। डिबेट कर रहा है लेकिन काम की बात पे फोकस करना है। कहता है which of the following statement is correct about the cobalt 60। देख लेते हैं स्टेटमेंट्स। नंबर 1 कहता है इट कंटेन्स 33 न्यूट्रॉन्स, बिल्कुल हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, हमने 60 - 27 किया, वो जो हम बार बार पढ़ के आ चुके हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दिया। सही कह रहे हैं। नंबर 2 में कहता है इट्स न्यूक्लियस हैज रिलेटिव चार्ज ऑफ 27 प्लस, ऑफ कोर्स हमारे पास जो प्रोटॉन नंबर है, ठीक कह रहे हैं। इट हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स फ्रॉम द एटम्स ऑफ द अदर आइसोटोप्स ऑफ द कोबाल्ट। यस, आइसोटोप्स वही तो एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट व्हिच हैज डिफरेंट मास नंबर बिकॉज ऑफ द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नंबर 4 में देखते हैं, कहते हैं इट हैज डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ इज इट पॉसिबल? डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब पता है क्या है? एक एलिमेंट ही चेंज हो गया। आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलहदा किए, मतलब उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन अलहदा कर दिए, मतलब आप नए एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप आइसोटोप तो नहीं ना बोलेंगे उसे, डेल्टा इज रॉन्ग। अच्छा, क्वेश्चन क्या था कि इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है? सो नंबर 4 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी तीनों करेक्ट हैं। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 दे आर करेक्ट and statement 4 that is incorrect। clear है? so Charlie option is my answer। question number 84 है, bond energy is the average amount of energy which is required to break all bonds। बिल्कुल ठीक definition कर of the particular type in 1 mole of a substance। ठीक हो गया। all of the following factors are directly related। अच्छा, बहुत खूबसूरत informative table है, रिवीजन भी है, फोकस करते हैं। डायरेक्टली रिलेटेड विद द बॉन्ड एनर्जी एक्सेप्ट, देखते हैं अल्फा में कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस। बिल्कुल ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा पोलैरिटी होगी, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। सही कह रहा है। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस कैरेक्टर। यू नो एस कैरेक्टर स्टैंड फॉर द आयोनिक कैरेक्टर एंड पी कैरेक्टर स्टैंड फॉर द कोवेलेंट कैरेक्टर। हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है बॉन्ड उतना ज्यादा पोलर होता है, उतना ज्यादा आयोनिक होता है और उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी चाहिए होती है। सही कह रहा है। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड और ऑफ कोर्स जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे दो एटम्स के दरमियान में उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। वेरी सिंपल। सही कह रहा है। उसने कहा था इनकरेक्ट। देखो डेल्टा में कहता है बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। इनकरेक्ट, ये मेरा आंसर है। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। जितना ज्यादा साइज होता जाएगा एटम्स का, बॉन्ड डिस्टेंस उतना बढ़ता जाएगा, बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होती जाएगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 85। व्हेन कैथोड रेज
स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ द ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रेज जब ग्लास के साथ स्ट्राइक करती हैं तो वो कलर पूछ रहा है किस तरह की फ्लोरेसेंस होती है। पॉपुलर क्वेश्चन, ग्रीन कलर। किनाल रेज जब ग्लास के साथ टकराती हैं तो रेड कलर बनाती हैं। कैथोड रेज जब ग्लास के साथ टकराती हैं तो ग्रीन कलर बनाती हैं। इस तरह आपको टिन के साथ और एल्यूमिनियम के साथ वो डेफिनेटली येलो कलर एंड द रेड कलर वो भी याद होना चाहिए। सो इसमें मेरे पास जो उसने ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब का पूछा, अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेस टेस्ट। टुडे वाज द A+ सीरीज टेस्ट 2। बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट था, डिस्कसिव टेस्ट था। मैंने तमाम पॉइंट्स को एलैबोरेट करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।